नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है। महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना की मुसीबतें तेजी से बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने चिर परिचित अंदाज में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया है। सामना में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही सामना में उद्धव की सेना में शिंदे की सेना में आए विधानसभा अध्यक्ष संतोष बांगर पर भी हमला किया गया है। सामना में कहा गया है कि बीजेपी समर्थित शिंदे गुट की सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण जीत लिया है। इसमें खुशी या दुख हो ऐसा कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में शिंदे सरकार बनी है उसके पीछे प्रेरणा स्थलों को देखें तो महाराष्ट्र में दूसरा कुछ होगा इसका विश्वास नहीं था। हिंगोली के विधायक संतोष बांगर विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव तक शिवसेना के पक्ष में खड़े थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास मत प्रस्ताव के समय ये निष्ठावान शिंदे कैंप में शामिल हो गए। दरअसल शिवसेना में रहने की वजह से इस निष्ठावान विधायक का हिंगोली की जनता ने भव्य स्वागत किया था। वहीं बांगर सोमवार को शिंदे गुट में भाग गए, इसलिए विश्वास सिर्फ पानीपत में ही गिरा था ऐसा नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष महाराष्ट्र में भी कभी विश्वास राव भाग गए। बहुमत परीक्षण के समय बीजेपी समर्थित शिंदे समूह को 164 विधायकों ने समर्थन दिया और विरोध में 99 मत पड़े। कांग्रेस राष्ट्रवादी के कुछ विधायक बहुमत परीक्षण के समय अनुपस्थित रहे। अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार जैसे वरिष्ठ मंत्री विधानसभा में नहीं पहुंचे। इस बात पर हैरानी होती है। देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत परीक्षण सफल बनाने वाली अदृश्य शक्तियों का आभार माना है। सामना में कहा गया है कि शिंदे कितने मजबूत महान नेता है, इस पर उन्होंने भाषण दिया, लेकिन फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने वाली अदृश्य शक्ति कौन है? ये सवाल महाराष्ट्र के समक्ष खड़ा है। विधानसभा में भाजपा के शिंदे गुट ने विश्वास मत प्रस्ताव करा लिया है। ये चुराया हुआ बहुमत है। ये कोई महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता का विश्वास नहीं है। शिंदे गुट पर विश्वास व्यक्त करने के दौरान बीजेपी के विधायकों का भी दिमाग विचलित हो गया। फडणवीस द्वारा दिए गए अभिनंदन भाषण के दौरान कर्ज मुक्त होने जैसा सीधे सीधे उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। सामना में कहा गया कि मैं फिर आया और औरों को भी साथ लेकर आया। ऐसा बयान इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया, जो कि मजेदार है। जिस तरह से वे आए वो उनके सपने में भी नहीं रहा होगा। पहले के 2.5 साल में आए ही नहीं और अभी भी दिल्ली की जोड़ तोड़ से वो लंगड़े घोड़े पर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसमें सिद्धांत, नैतिकता और विचारों का लवलेश भी नजर आता है। हम ही बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक है। ऐसा एहसान कराकर करीब 40 लोग विधिमंडल से बाहर निकलते हैं। 106 विधायकों का मुख्यमंत्री नहीं बनता और 39 बागियों का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसमें गोलमाल है। ऐसी जो चेतावनी पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी थी, इसकी गंभीरता शिंदे गुट में गए लोगों को ध्यान में आज नहीं आएगी, क्योंकि उनकी आंखें बंद है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत को लेकर कई बातें बताई है, कई खुलासे किए हैं। साथ ही साथ शिंदे कैसे इस गुट में पहुंचे ये भी उन्होंने बताया है। एकनाथ
एकनाथ शिंदे के हाथों में अब महाराष्ट्र की कमान है। सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया गया। इसके बाद वो लगातार राज्य के विकास को लेकर काम की बातें कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से कहा कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनकी हालिया बगावत के पीछे भाजपा की सक्रिय भूमिका थी। शिंदे ने कहा कि गुजरात से गुवाहाटी जाने के बाद वो फडणवीस से तब मिलते थे जब उनके गुट के विधायक सो रहे होते थे, लेकिन वो विधायकों के जागने से पहले लौट आते थे। सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद राज्य विधानसभा में शिंदे की टिप्पणी से साफ हो गया कि भाजपा नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस दौरान शिंदे के नेतृत्व वाले समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। शिंदे के गुट विधायक पिछले महीने के अंत में गुवाहाटी के एक लग्जरी होटल में डेरा डाले हुए थे, लेकिन ऐसी खबर थी कि शिंदे ने गुवाहाटी से गुजरात पहुंचकर फडणवीस के साथ गुप्त बैठक की थी। खबरों में दावा किया गया था कि सुबह होने से पहले डेरा डाले हुए 40 विधायक जो थे वो होटल में बैठे हुए थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी संख्या कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमें आशीर्वाद दिया। मोदी साहब ने शपथ ग्रहण करने से पहले मुझसे कहा था कि वो मेरी हर संभव मदद करेंगे। अमित शाह ने कहा था कि वो हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। शिंदे ने फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन सबसे बड़े कलाकार तो ये हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम तब मिलते थे जब मेरे साथ के विधायक सो रहे होते थे और उनके जागने से पहले हम लौट आते थे। शिंदे के इस खुलासे से फडणवीस साफ तौर पर शर्माते हुए दिखे। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे और आगे क्या होगा। महाराष्ट्र में एक सप्ताह से अधिक समय से चल रही राजनीति में उथल-पुथल को समाप्त करते हुए शिंदे ने 30 जून को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत के जो सुर कैसे उठे उसको लेकर इत्मीनान से सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि आगे की क्या रणनीति होगी। अमरावती मामले को लेकर एक बड़ा मोड़ सामने आया है। दरअसल कमिश्नर आरती की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। अमरावती हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि अमरावती के केमिस्ट उमेश कोले हत्याकांड के तार पैगंबर मोहम्मद विवाद से जुड़े हुए थे। ये चीज उन्हें पहले से पता थी, लेकिन केस की संवेदनशीलता को देखते हुए खुलासा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या करने वालों को 10-10 हजार रुपए और एक बाइक मिली थी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक टीवी चैनल पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से देश दुनिया के मुसलमानों ने उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। अमरावती में मारे गए केमिस्ट उमेश कोले ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। हत्या के लगभग 10 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की जांच स्थानीय पुलिस से एनआईए को सौंप दी थी, क्योंकि स्थानीय बीजेपी इकाई के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि वो हत्या के वास्तविक कारणों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार पर भी आरोप लगाया था। हालांकि बात की महाराष्ट्र में अब बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है। राज्य के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये हत्या एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हालांकि कमिश्नर ने बीजेपी सांसद के आरोपों का खंडन किया था, जिसमें कहा गया था कि मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने तक पुलिस सुस्ती से काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद पुलिस पर झूठे आरोप लगा रही है, क्योंकि पुलिस ने कुछ दिन पहले उनके पति रवि राणा के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। बता दें कि 54 वर्षीय उमेश कोहले को मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने चाकुओं से तब मार डाला जब वो अपने घर वापस जा रहे थे। वहीं एक हफ्ते पहले राजस्थान के उदयपुर से भी इसी तरह के हत्याकांड का मामला सामने आया। मामले में अब तक घटना के कथित मास्टरमाइंड इरफान शेख रहीम समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि ये इरफान शेख ने 5 हत्यारों को पैसे और बाइक दी थी। मामला औपचारिक रूप से
1 या 2 दिन में एनआईए को सौंप दिया जाएगा। आयुक्त ने आगे बताया कि इसी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट पर 3 अन्य लोगों को धमकियां मिली है, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है। अन्य दो आगे आने को तैयार नहीं हैं। किस तरीके से जो है मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंपने की बात कही गई है और नए नए खुलासे मिल रहे हैं। आरती सिंह जो कि इस पूरे मामले को देख रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर इससे जुड़ी बात बताई है। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए उन्होंने इसको लेकर नहीं बताया, इसको लेकर इसको धार्मिक भावनाओं से जो रिलेटेड है इसको लेकर उन्होंने खुलासा नहीं किया जल्दी। और अब जब उनकी टिप्पणी सामने आई है तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरा मामला है वो नुपुर शर्मा का समर्थन लेने के बाद से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अमरावती में जो इतना बड़ा हत्याकांड हो गया जिसमें कि 10-10 हज़ार रुपये और एक बाइक मिली थी जिन्होंने हत्या की थी। मतलब किस तरीके से उन्हें 10 हज़ार रुपये और एक बाइक का प्रलोभन देकर इतने बड़े हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दे डाला। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुई गोलाबारी मामले को लेकर जो बाइडेन का बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर दुख व्यक्त किया है और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को शिकागो के एक उपनगर में 4 जुलाई की स्वतंत्रता परेड में हुई घातक गोलाबारी पर दुख जताया है। उन्होंने अमेरिका में बंदूक हिंसा की महामारी को समाप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। इलिनॉइस के उत्तरी उपनगरीय हाईलैंड पार्क में यूएस इंडिपेंडेंस परेड रूट पर हुई गोलाबारी में 6 लोगों की मौत हो गई और 24 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि जिल और मैं उस मूर्खतापूर्ण बंदूक हिंसा से हैरान है जिसने इस स्वतंत्रता दिवस पर एक अमेरिकी समुदाय को फिर दुख पहुंचाया है। मैं बंदूक हिंसा की महामारी के खिलाफ संघर्ष खत्म करने वाला हूं। बता दें कि जून के अंत में बाइडेन ने दशकों पे पहले बंदूक नियंत्रण कानून पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रीडम डे परेड के दौरान एक बंदूकधारी ने छत पर छिपकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। दी हिल के मुताबिक संदिग्ध घंटों बाद भी फरार है। अमेरिका में हाल ही के दिनों में मास शूटिंग की कई घटनाएं घटी हैं। स्वतंत्रता दिवस परेड की शूटिंग इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की कड़ी में नवनीतम है। मई में 2 नरसंहारों के बाद अमेरिका में बंदूक नियंत्रण को लेकर जोर शोर से मांगे उठ रही थी। बता दें कि 24 मई को टेक्सास के एक प्राथमिक विद्यालय में गोलाबारी में 21 लोग मारे गए थे, जिसमें कि ज़्यादातर छोटे बच्चे थे। वहीं 14 मई को न्यूयॉर्क की बफेलो की सुपरमार्केट में हुई गोलाबारी में 10 ब्लैक लोग मारे गए थे। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर इलिनॉय के हाईलैंड पार्क में हुई मास शूटिंग की घटना के एक आरोपी रॉबर्ट क्रीमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 22 साल के इस युवक को घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। FBI समेत अन्य एजेंसी फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है। तो जो घटना का आरोपी है वो पकड़ा गया है, उससे पूछताछ जारी है। इससे पहले भी मास किलिंग के कई मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं अमेरिका से, जिस पर जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है और वो काफ़ी ज़्यादा आहत है। किस तरीके से जो लगातार मास किलिंग की घटनाएं हैं वहाँ तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मास शूटिंग की घटनाएं, अंधाधुंध फायरिंग, किस तरीके से जो है हौसले कितने बुलंद नज़र आ रहे कि जो वहाँ के युवक है किस तरीके से भटक रहे हैं और इस तरीके की वारदात को, इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, किस तरीके से बेरहमी की हदें पार कर देते हैं, और अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। वहाँ के लोग किस तरीके से, वहाँ का जो प्रशासन है काफ़ी परेशान है इस तरह की घटना से। और इसको लेकर जो बाइडेन की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है। अपनी पत्नी का नाम उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लेते हुए ये बात कही थी कि हम इससे बेहद हैरान हैं। इस तरह की घटना से उन्हें काफ़ी दुख पहुँचा है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसको लेकर भी उन्होंने कई बातें बताई हैं। तो किस तरीके से जो है मास शूटिंग की घटनाएं वहां पर तेजी से बढ़ती जा रही हैं और ये युवाओं को भटकाने वाली जो है पूरा है प्रकरण है। किस तरीके से वहां के युवा इतने भटक रहे हैं कि वो बेरहमी की हदें पार कर रहे हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। इसमें बच्चों को भी मारा जा रहा है, बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है
और इसको लेकर जो बाइडेन ने भी बताया है और इसको लेकर एक संधि भी हुई थी उनकी, उन्होंने इस पर भी हस्ताक्षर किए थे। और उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में बीते महीनों हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने आरोपी बिल्डर हाजी वासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि हाजी वासी कानपुर हिंसा मामले में मुख्य फाइनेंसर है। पुलिस हिंसा मामले में कई दिनों से आरोपी बिल्डर हाजी वासी की धरपकड़ कर रही थी। बता दें कि रविवार को आरोपी बिल्डर हाजी वासी के बेटे रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में उसे जेल भेज दिया। कानपुर में बीते 3 जून को हुई हिंसा मामले में मुख्य फाइनेंसर मुख्तार बाबा पर पुलिस प्रशासन अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। कानपुर बवाल में 15 दिनों में 60 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुख्तार बाबा समेत 4 आरोपियों की जेल बदली जा चुकी है। इस संबंध में जेल प्रशासन ने शासन को पत्र भेजा है। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर का कहना है कि शहर में कई दुकानों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें जिनके फेल हुए उनको सील किया गया है। बाकी के सैंपल लेकर आगरा जांच को भेज रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर शहर की नई सड़क में जमकर बवाल हुआ था। इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में ही थे। पत्थरबाजी, फायरिंग और बमबाजी के बीच शहर के माहौल का बिगड़ने की पूरी साजिश रची गई थी। दिन बढ़ते गए और एक एक कर मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी से लेकर 59 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें कई सफेद पोश भी बेनकाब हुए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत इन दिनों काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। वो अस्पताल में भर्ती है। कई तस्वीरें सामने आई हैं, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राबड़ी आवास में गिरने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद पटना के एक बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। लगातार उनके चाहने वाले जाकर उनसे मिल रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने वीडियो कॉल से ही अपने पिता का हाल जाना। बातचीत की तस्वीर को उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर पोस्ट किया और इमोशनल बातें लिखी। पिता लालू प्रसाद यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद रोहिणी आचार्य ने तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, माई हीरो, माई बैकबोन पापा, गेट वेल सून। हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआओं में है जिनकी शक्ति। बता दें कि लालू प्रसाद यादव रविवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास में गिर गए थे। यहाँ पूरा परिवार रहता है। आनन फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में लेकर गए। वहाँ कंधे में माइनर फ्रैक्चर बताकर घर पर आराम करने के लिए कहा गया था। हालांकि सोमवार तड़के तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि पटना के बेली रोड स्थित एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करना पड़ा। लगातार तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अस्पताल जाकर पिता से मिल रहे हैं। लालू के भर्ती होने के बाद परिवार में मायूसी छाई है।
देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। किस तरीके से लगातार जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। 19 मौतें 24 घंटे में हो चुकी हैं। देश में बीते 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज देखने को मिले। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई। असम में 14 फरवरी के बाद एक दिन में सर्वाधिक 161 केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आंकड़े किए, जिसके मुताबिक देश में अब सक्रिय केस 1,14,475 हो गए हैं। दैनिक संक्रमण दर घटकर 2.90% हो गई है। सोमवार की तुलना में नए मामलों में तीव्र गिरावट आई है। सोमवार को बीते 24 घंटों में 16,135 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि मंगलवार को 13,085 नए संक्रमित पाए गए। बीते कुछ दिनों में कोरोना के केस बढ़ने का सिलसिला जारी है। कभी घट रहे तो कभी बढ़ रहे हैं। रविवार को 16,103 नए केस मिले थे, जबकि शनिवार को 17,092 और शुक्रवार को 17,070 संक्रमित मिले थे। सोमवार की तुलना में मंगलवार को दैनिक संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आई। सोमवार को ये 4.85% थी, जबकि मंगलवार को ये घटकर 2.90% रह गई। देश में कोरोना पर एक अगर नजर डाली जाए तो 13,000 नए मामले बीते 24 घंटों में देखने को मिले हैं। तो किस तरीके से जो लगातार है कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच देश में अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BA.2.75 की पहचान हुई है, लेकिन वैज्ञानिक इसके साथ दूसरे वेरिएंट को लेकर अधिक चिंतित है, जो अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। ये वेरिएंट वायरस की स्पाइक प्रोटीन संरचना में 9 तरह के बदलाव कर चुके हैं, जिसमें कुछ डेल्टा की तरह इम्यूनिटी कम करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण मृत्यु दर या फिर अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने भारत में नए वेरिएंट मिलने की पुष्टि की थी, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं इंस्कॉन्ग ने बताया कि भारत के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पहले से मौजूद हैं। BA.2.75 वेरिएंट भी अभी कुछ समय पहले ही मिला है, लेकिन इससे ज़्यादा चुनौती BA.4 और BA.5 वेरिएंट की है, जो सीधे इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में मिले हैं। इंस्कॉन्ग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि ये वेरिएंट हाल ही में हाईलाइट हुआ है। ओमिक्रॉन के B.4 और B.5 उप प्रकारों की तुलना में ये अधिक व्यापक रूप से फैल रहा है। किस तरीके से देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कभी कभार देखा गया है कि इनमें कभी बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, तो कभी इनमें जो घटते हुए भी मामले नज़र आए हैं। लगातार तेज़ी से कोरोना के मामलों में कभी इजाफा तो कभी गिरावट देखने को मिल रही है। नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के। अभी जो बात की जाए कोरोना के पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की, तो 13,000 से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं और 19 मौतों की बात सामने आ रही है। तो किस तरीके से जो है अभी भी कोरोना गया नहीं है हमारे बीच से, इसलिए हमें जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लेने ज़रूरी हैं। मास्क पहनना ज़रूरी है। कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करना हम सभी के लिए ज़रूरी है। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।